नमस्कार मित्रों, मैं आशीष सराफ एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ और ज्योतिषी के नई एपिसोड के साथ। यहाँ पर हम बात कर रहे थे विभिन्न 12 लग्नों में बनने वाले राशियों के बारे में कि किस प्रकार से विभिन्न लग्नों में राशियों का निर्माण होता है, कौन से ऐसे योग युति ग्रह होते हैं जो किसी भी कुंडली में राशियों का निर्माण करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में आपको बताया था कि वृश्चिक लग्न में राशियों के बारे में, उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज आपको बताएंगे धनु लग्न में राजयोग के बारे में। जैसा कि नाम से ही विदित है मित्रों, राजयोग में मतलब कि जन्मपत्री में कुछ ग्रहों का इस प्रकार से बैठना कि वह व्यक्ति को उसके जीवन काल में एक राजा के समान सुख वैभव संपन्नता यश कीर्ति धन और अधिकार दिलाएं, ऐसे योगों के बारे में। तो आइए मित्रों देखते हैं राजयोग के बारे में। वैसे राजयोग के बारे में जो समान प्रचलित अवधारणा है वह आज राज्य शासन से ही लगाई जाती है, किंतु मित्रों राजयोग सिर्फ राज्य शासन या राज्याधिकार में बैठा हुआ व्यक्ति ही राजा नहीं कहलाता है। कोई भी वैसा व्यक्ति जो अपने कार्य क्षेत्र में अग्रणी हो, यशस्वी हो, धनवान हो, पैसे वाला हो, नामचीन व्यक्ति हो, वह भी एक राजा के तुल्य ही माना जाता है। आज हम बात करने वाले हैं धनु लग्न में राजयोग के बारे में। आइए मित्रों देखते हैं धनु लग्न। मित्रों ये जो लग्न चक्र है, जब आप धनु लग्न वाले अपनी जन्मपत्री उठाएंगे और आपके सामने एक लग्न चक्र बना होता है, यहाँ पर लिखा ऐसा चक्र बना हुआ है जिसको लग्न चक्र बनते हैं। लग्न चक्र प्रथम भाव यानी यह इस भाव में जो भी राशि यानी धनु राशि अगर बैठी होगी तो आपका धनु लग्न कहलाएगा। और इसके पश्चात ये धनु लग्न है। धनु लग्न में जो मुख्यतः राजयोगकारी ग्रह माने जाते हैं वह होते हैं बुध, सूर्य और गुरु। यह मित्रों यहाँ पर बुध जो है दसम भाव के स्वामी बनते हैं यानी दशमेश जो कार्य क्षेत्र होता है, हमारे अधिकार राज्य क्षेत्र होता है। सूर्य जो भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं यानी नवमेश भाग्य। गुरु जो कि स्वयं लग्न यानी हमारे शरीर भाव के स्वामी बनते हैं गुरु, और चतुर्थ भाव के अधिपति ग्रह बनते हैं। तो सर्वप्रथम तो इन तीन ग्रहों को धनु लग्न में जो होना चाहिए अपनी उच्च राशि में होना चाहिए, अपनी स्वराशि में होना चाहिए, तो ही आप धनु लग्न में राजयोग का सहज रूप से सृजन हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति है आपकी कुंडली में कि आपके बुध कन्या राशि में उच्च के बैठे हुए हों, सूर्य 5वीं राशि में स्वराशि के हों, या पहली राशि यानी 5वें स्थान पे सूर्य उच्च के हो जाए, और गुरु जो कि कर्क राशि में उच्च के हो जाए यहाँ पर, या फिर अपनी स्वराशि में नौवीं लग्न भाव में चतुर्थ भाव में कहीं पर भी अगर विराजमान है तो इन कुंडली में एक सहज रूप से एक राजयोग का सृजन हो जाता है। दूसरी बात में तो यहाँ पर सर्वप्रथम किसी भी जन्मपत्री को देखने के पहले सर्वप्रथम लग्नेश की स्थिति को देख लेना सर्वोचित होता है, क्योंकि अगर लग्नेश की स्थिति किसी भी लग्न में प्रबल नहीं है, लग्नेश दुर्बल है, नीच है, राशि का है, पापग्रस्त है और शत्रु भाव में बैठा हुआ है, तो किसी भी प्रकार की कुंडली में अच्छे से अच्छे योग बनने का भी कोई फल नहीं होता। क्योंकि अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो किसी प्रकार के योग को जब हम भोग ही नहीं पाएंगे तो किसी भी योग को कोई मतलब नहीं होता। तो लग्नेश की सर्वप्रथम स्थिति को आपको किसी भी लग्न में किसी भी योग को देखने से पहले जरूर देख लेना चाहिए। इसके पश्चात हम बात करते हैं, चूँकि यहाँ पर बुध जो हैं आपके दसम स्थान यानी राजस्थान के अधिकार और कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं, सूर्य भाग्य स्थान के आपके स्वामी हैं, प्रतिष्ठान के स्वामी भी कहे जाएंगे। इनकी युति जो होती है मित्रों, इनका राशि परिवर्तन, इनकी युति, इनका दृष्टि संबंध भी धनु लग्न में सहज रूप से राजयोग का सृजन करता है। यानी कि सूर्य बुध एक साथ होकर के दसम भाव में बैठ जाए, सूर्य बुध एक साथ होकर नवम भाव में बैठ जाए, सूर्य बुध एक साथ होकर के लग्न भाव में बैठ जाए, पंचम बैठ जाए, चतुर्थ में बैठ जाए, तृतीय में बैठ जाए, कहीं पर भी अगर सूर्य बुध की युति होती है, खासतौर से नवम दसम भाव में विशेष रूप से राजयोग बनाती है। तो ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ऐसे योग हों यानी बुद्धादित्य योग यहाँ पर बहुत फलकारी होता है धनु लग्न में। जो अक्सर आपने सुना होगा कि बुद्धादित्य योग के बारे में जो अपने पंडित लोग या अपने जोशी लोग चर्चा करते हैं, तो धनु लग्न वालों आपके लिए बुद्धादित्य योग का बहुत महत्व है। यदि आपकी कुंडली बुद्धादित्य योग कन्या राशि या सिंह राशि में या धनु राशि या मीन राशि में यहाँ कहीं पर भी बनता है तो उसका बहुत ज़्यादा महत्व है।
और यह कि मेष राशि बनता है। तो आप कुंडली सहज रूप से एक राजयोग का सृजन हो जाता है, यानी जो भी व्यक्ति जिस व्यक्ति कुंडली में ऐसा योग होगा वह अपना जीवन एक राजा तुल्य राजा के समान व्यतीत करेगा। अब बात करते हैं और अन्य जो बारे। देखिए मित्रों, वैसे तो कर्म और भाग्य स्थान के स्वामी से मिलकर के राजयोग का सृजन होता है, किंतु कुंडली में अन्य भावों के जो स्वामी होते हैं, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, आपका सप्तम भाव, स्वयं लग्नेश, एकादश भाव, द्वादश भाव, इन ग्रहों की भी बहुत उपयोगिता होती है, छठवें भाव की भी उपयोगिता होती है। तो अगर कुंडली में आप सर्वप्रथम आपको यह देख लेना है कि कितने ग्रह जो नवग्रह होते हैं अपनी कुंडली में उच्च राशि में हैं, वह किन किन अगर भावों के स्वामी हैं वह अपनी उच्च राशि में है, अपनी स्वराशि में है, अपनी मित्र राशि में है, उनकी अवस्था क्या है, क्या वह कुमार अवस्था में है, युवा अवस्था में है, तो वह अपना पूर्ण प्रतिफल देते हैं। प्लस इसके बाद उन्हीं ग्रहों की जो जिनकी स्थिति कुंडली में अच्छी हो, उच्च राशि में हो, स्वराशि हो, उनकी स्थिति को नवमांश कुंडली में देख लीजिए। अगर दोनों ही कुंडलियों में ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो आप निश्चित तौर पर 101% जातक को या व्यक्ति विशेष जिसकी आप कुंडली देखते हैं उसको यह कह सकते हैं कि महाशय आपकी कुंडली में तो बहुत अच्छा राजयोग है और राजयोग फलेगा। अब रह गया कि राजयोग का फल आपको कहाँ से मिलता है। तो मित्रों, जिस भी भाव का अधिपति ग्रह आपकी कुंडली में उच्च या स्वराशि को होगा तो वह ग्रह अपने से जुड़े हुए भावों का फल जो होता है वह आपको पूर्णता से प्रदान करेगा और उस संबंध में आपका जीवन जो होगा सुख, वैभव और संपन्नता से पूर्ण होगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की, अगर चतुर्थ भाव के स्वामी धनु लग्न में देखा जाए तो गुरु बनते हैं। गुरु ग्रह अगर यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं तो उच्च कहाँ पर होंगे, यहाँ पर आपके चतुर्थ स्थान में, तो इससे दो बातें आपको समझ में आएंगी। क्या होंगी, गुरु ग्रह का क्या फल होगा। तो पहली बात तो लग्नेश हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, बलिष्ठ रहेगा, आप बलिष्ठ रहेंगे। दूसरी जो गुरु ग्रह का फल आपको मिलेगा चतुर्थ स्थान से मिलेगा, यानी कि आप जो हैं अच्छे भवन और वाहन के मालिक होंगे और आपके पास सुख सुविधा की कोई कमी नहीं होगी। इसके पश्चात आपकी माँ जो होगी वह एक बहुत अच्छी विदुषी महिला होगी और उसका समाज में एक प्रतिष्ठा, मान सम्मान होगा। इसके पश्चात आपका जो ससुराल पक्ष जहाँ आपकी शादी होगी वह काफ़ी धनाढ़ होगा, काफ़ी वैभव संपन्न होगा। तो इस प्रकार से किसी भी ग्रह का फल कथन हम करते हैं। अब बात करते हैं नीच भंग राजयोग की, तो कि नीच भंग राजयोग कैसे बनता है। नीच भंग राजयोग तो किसी भी लग्न पत्र में अगर कोई ग्रह नीच का हो जाता है, उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर धनु लग्न को ही ले लें और धनु लग्न में अगर हम अब तो गुरु को ले लें या बुध ग्रह को ले लें, बुध को ही ले लेते क्योंकि यह दसम स्थान के स्वामी है। तो बुध ग्रह का जो नीचत्व होगा वह 12वीं राशि यानी मीन राशि में नीच के होते हैं बुध। अब अगर धनु लग्न में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बुध यानी चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं मीन राशि में, तो बुध नीच के हो जाएंगे। अब बुध के नीच के हो गए, इसका मतलब कि वह कर्म भाव के फल को वह नीचता प्रदान करते हैं, यानी कर्म भाव आपका जो है बलवान नहीं रहा, उसके स्वामी जो है नीच के हो गए हैं, तो आप कर्म का फल आपको प्रतिफल अच्छे से नहीं मिलेगा और आपको उसको बुरा फल मिलेगा। किंतु इसी लग्न पत्रिका में अगर जिस स्थान पे बुध बैठे हुए हैं यानी कि मीन राशि में बैठे हुए बुध हैं, तो मीन राशि का स्वामी अधिपति ग्रह कौन होता है, गुरु। गुरु ग्रह अगर इसी जन्म पत्रिका में 4 नंबर की राशि यानी उच्च स्थान में बैठ जाते हैं तो एक कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी कि बुध का नीचत्व भंग हो जाएगा। दूसरी कंडीशन हो जाएगी मीन राशि में जो उच्च के ग्रह होते हैं वो होते हैं शुक्र। शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्च के होते हैं, तो यदि शुक्र मीन राशि में बुध के साथ बैठ जाते हैं तो भी उस कंडीशन में बुध का नीचत्व भंग हो जाता है। मतलब कि बुध से मिलने वाले जो बुरे परिणाम हैं, जो उसकी कमियां हैं, बुध ग्रह की जो कमी है उस पर्टिकुलर यानी कार्य स्थान को लेकर स्वामी भाव को वह
खत्म हो जाती है, क्योंकि शुक्र वहाँ उच्च के हो जाते हैं या उस राशि के स्वामी गुरु उच्च के हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन अगर बनती है तो इसको नीच भंग राजयोग की श्रेणी में कहा जाएगा, जहाँ पर बुध का नीच भंग हो जाता है और राजस्थान का स्वामी जो बुध है उसका नीचत्व भंग हो जाता है, तो नीच भंग राजयोग का सहज रूप से यहाँ पर सृजन हो जाता है। एक तो यह हो गया। दूसरा मित्रों, यदि बुध यहाँ पर नीच के हैं किंतु यही बुध किसी जातक की नवमांश कुंडली जो बनती है हम बनाते हैं उधर पर जा करके कन्या राशि में बैठ जाते हैं, यानी कि के नवांश बैठ जाते हैं, कन्या के नवांश बैठ जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी बुध का नीचत भंग हो जाएगा। पर फल जो यहाँ पर कैसे होगा कि जिस वक्त जातक का जन्म होगा उस वक्त जो है जातक का हम कह सकते हैं पितृ स्थान के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि जो दसम स्थान माना जाता है पिता का स्थान, तो जिस वक्त जातक का जन्म हुआ होगा उस वक्त पिता की कंडीशन अच्छी नहीं रही होगी। किंतु जैसे ही जातक का जन्म होता है उस दिन से ही मित्रों, अगर जातक जिस भी जातक पैदा हुआ होगा जिसकी कुंडली होगी उसके पिता की पैदाइश होने के बाद से उसकी यकायक उसके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होने लगी, उसके पिता के कार्य क्षेत्र में, यानी उसके पिता की भाग्य उदय होगा, उसके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, उसका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, उसका मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में सोसाइटी में धन वैभव संपन्नता बढ़ेगी, अधिकार क्षेत्र बढ़ जाएगा। तो क्योंकि जातक की कुंडली में जो पिता का स्वामी बुध है वह जन्म स्थान से जन्म यानी जन्म पत्रिका में लग्न भाव में तो नीच का है किंतु नवमांश में उच्च का हो जा रहा है, तो पैदाइश के बाद से ही उसकी जो है जातक के पिता की तरक्की और उन्नति होना संभव हो जाएगा। तो यहाँ पर बुध नीचत्व का फल जातक की कुंडली में इस प्रकार से मिलेगा। प्लस जब भी बुध की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर आएगी तो वह फल को पूर्ण रूप से उसका अनुभव करेगा जातक, है ना। अब दूसरी बात होती है कि राजयोग कब फलित होता है, कब फलता है। यह भी एक बहुत बड़ा मैटर है कि कुंडली में राजयोग होना और उसका आपके जीवन काल में किस समय आता है, इसका भी होना बहुत ज़रूरी है। तो कई मरतबा ऐसा होता है कि जातकों की कुंडली में राजयोग होते हैं किंतु सही टाइम पे वह घटना अगर यानी फलित दशा नहीं आती है तो उन राजयोगों का जो फल होता है वह आपका मिलने या नहीं मिलने एक जैसे होता है। सपोज अगर हम बात करें कर्म क्षेत्र को लेकर के, भाग्य क्षेत्र को लेकर के राजयोग की, तो अगर हम बात करते हैं किसी व्यक्ति के कैरियर के संबंध में, क्योंकि कैरियर के किसी व्यक्ति का जो पीरियड होता है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई व्यक्ति देता है तो वो उससे 20-30 वर्ष की आयु उसकी होती है। अब अगर इस पर्टिकुलर जातक की कुंडली में राजयोग तो है किंतु अगर इस पर्टिकुलर दौरान समय चक्र में अगर जातक की दशा अंतरदशा महादशा में वो फिट नहीं बैठते राजयोग, यानी ग्रहों की दशाएं नहीं आती हैं, तो वहाँ पर आपका यह देखने को मिलेगा कि राजयोग तो कुंडली में था लेकिन वह उचित टाइम पे जो है उसकी घटना घटित नहीं हुई। तो यह भी देखना पड़ता है कि जो राजयोग बनाने वाले ग्रह हैं उनकी सही टाइम पे जीवन में आपके अंतरदशा प्रत्यंतर और महादशा आनी जरूरी है, तभी आपको उस राजयोग का फल प्राप्त होगा और आप उसके सुख का अनुभव कर पाएंगे। तो यह होती है आपकी जातक की महादशा अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। अब हम बात करेंगे मित्रों यहाँ पर नीच भंग राजयोग की। तो नीच भंग राजयोग को हमने बता दिया आपको कि कोई भी ग्रह नीच का होता है उसमें अगर उस राशि का ग्रह उच्च का हो जाए या कोई दूसरा ग्रह जो उस राशि में उच्च का हो जाए तो नीचत्व हो जाता है। अब आज विभिन्न जो पिछले एपिसोड की तरह आज हम पुनः एक उदाहरण कुंडली लेके आए हुए हैं आपके सामने, जहाँ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी की कुंडली के बारे में, जो कि धनु लग्न थी। आइए देखते हैं कि उनकी कुंडली में किस प्रकार से राजयोग बनता है। ये तो इस कुंडली को आप देखेंगे, ये है हमारे प्रथम राष्ट्रपति जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है, जिनकी जन्म तारीख है 3/12/1984। जन्म समय है 9:00 प्रातः PM यानी सुबह का टाइम है और जन्म स्थान है कलकत्ता पश्चिम बंगाल। अब हम इनकी कुंडली में नज़र मारेंगे तो इनका जो लग्न है वो धनु लग्न कुंडली है। लग्न में देखेंगे तो मंगल और बुध ग्रह युति करके बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव में केतु है, छठे स्थान पर राहु है, 7वें स्वराशि के शुक्र हैं, सूर्य 8वें स्थान पे हैं
शनि तृतीय स्थान पे और गुरु पंचम स्थान पे हैं। तो यहाँ पर सर्वप्रथम नज़र मारने पर अगर हम देखेंगे कि गुरु की स्थिति यहाँ पर लग्नेश होकर के भाग स्थान यानी भाग स्थान में बैठे हुए हैं, तो एक अच्छी स्थिति हो गई है। दूसरी स्थिति हम बात करेंगे, यहाँ पंचमेश मंगल है और बुध दशमेश और पंचमेश की युति होकर के लग्न में बैठ गए हैं। एक यहाँ पर पद्म सिंहासन नाम का एक राजयोग सृजित हो रहा है बुध के द्वारा, और मंगल स्वयं पंचमेश होकर के साथ में युति होकर के योगकारी होकर के यहाँ पर लग्न में स्थान में बैठ गए हैं। तीसरा हम देखेंगे यहाँ पर मित्रों चंद्रमा है जो है छठे स्थान में उच्च के बैठे हुए हैं, हमने बताया। चौथा शुक्र जो है 11वें स्थान में भी उच्च के बैठे हुए हैं। तो यह एक सहज रूप से 4-5 यहाँ पर राजयोग बन रहे हैं, ऐसे योग बन रहे हैं जो कि आपकी कुंडली में एक बहुत ही अच्छे राजयोग का सृजन करते हैं। अब इसके बाद एक और राजयोग का सृजन होता है जिसको हम कहते हैं कि केंद्र में पापी ग्रह और शुभ ग्रह और पाप ग्रह दोनों का केंद्र भरा हुआ होना। अगर चतुर्थ सागर नाम का एक राजयोग होता है, चतुर्थ सागर, जिसका मतलब होता है कि चारों केंद्रों में ग्रहों का बैठ जाना या फुल हो जाना, चाहे वह पाप ग्रह हो या शुभ ग्रह हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे मंगल बुध लग्न में बैठे हुए हैं, गुरु जो है चतुर्थ में बैठे हुए हैं, शनि जो दशम में बैठे हुए हैं, राहु यहाँ बैठे हुए हैं, प्लस आपको भाग्य स्थान फुल है, लाभ स्थान भी फुल है। और सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समानांतर बैठे हुए हैं यानी आमने सामने बैठे हुए हैं, यानी कि इनका जो जन्म होगा वह चतुर्दशी या पूर्णमासी के दिन हुआ होगा। और जहाँ पर चंद्र उच्च के भी हैं समझते हैं। तो इन सब योगों को देखते हुए कोई भी व्यक्ति सहज रूप से कोई भी विद्वान कह सकता है कि यह राजयोग वाली कुंडली है। ऐसा व्यक्ति जो इन योगों में पैदा हुआ वो निश्चित तौर पर एक राजयोगी व्यक्ति होगा, यानी राजत्व संपन्नता होगी, जो कि आप स्वयं थे हमारे देश के राष्ट्रपति। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। आपको मेरा एपिसोड कैसा लगा, मेरे जो अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें। मेरे लिए कोई कमेंट्स हो, कोई सुझाव हो तो आप सुझाव बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मेरे को दे सकते हैं। आपको अपनी जनपत्री के बारे में अगर कुछ समझना हो, जानना हो तो आप मुझको मेरे इस वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे पर्सनली संपर्क कर सकते हैं। मैं यथा संभव आपकी जो मदद करूँगा। और आप मेरे फेसबुक में जा कर के ट्रूथ ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो मेरा एक चैनल है वहाँ पर भी जा कर के आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।